नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जिसमें हम आपको अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं। ये हमारा छठा वीडियो है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में हम आपको रिवर्स रेपो रेट के बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले समझते हैं रिवर्स रेपो रेट का अर्थ क्या है। जिस दर पर RBI वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालीन उधार लेता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। नहीं समझ में आया तो फिर से समझते हैं। जिस दर से या जिस दर पर RBI जो बैंक है वो वाणिज्यिक बैंक मतलब जो नॉर्मल बैंक होते हैं, RBI के अलावा जितने भी बैंक होते हैं वो वाणिज्यिक बैंक होते हैं। तो जिस दर पर RBI क्या करता है वाणिज्यिक बैंकों से, यानी जैसे SBI, उनसे क्या करता है अल्पकालीन यानी कुछ समय के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए उधार लेता है, तो ऐसी स्थिति को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। यहाँ पे और अच्छे समझते हैं। RBI क्या करता है, लोन लेता है। किससे लेता है? किसी कमर्शियल बैंक से। वो SBI हो सकता है, पंजाब हो सकता है, एनी अदर बैंक हो सकता है। तो RBI क्या करता है, लोन लेता है शॉर्ट टर्म के लिए। किससे? कमर्शियल बैंक से, जैसे SBI या पंजाब से। तो बस इसी दर को, जिस दर से RBI कमर्शियल बैंक से, जिस दर से यानी RBI कमर्शियल बैंक से लोन लेता है, उसी को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। इसको दूसरी भाषा में हम समझ सकते हैं कि बाजार से क्या होता है, नगदी निकासी की क्रिया को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे थोड़ा ध्यान समझेंगे। जब RBI ने क्या किया, कमर्शियल बैंक से पैसे ले लिया, तो हुआ क्या, क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास पैसे होंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में लोन देगा। लेकिन जब कमर्शियल बैंक के पास पैसे नहीं बचेंगे तो ये लोन नहीं दे पाएगा। तो RBI यहाँ पे क्या करता है, कमर्शियल बैंक से लोन लेता है। तो ऐसी स्थिति में बाजार से नकदी निकासी की क्रिया को रिवर्स रेपो रेट कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि बाजार से पैसे कहाँ जाते हैं, कमर्शियल बैंक के पास, और कमर्शियल बैंक अंततः क्या करता है, RBI के पास जमा कर देता है। यहाँ इसको ऐसे समझते हैं कि RBI जो होता है वो कमर्शियल बैंक से पैसे लेगा, और कमर्शियल बैंक जो होता है वो मार्केट से पैसा लेता है। यानी जब मार्केट से पैसे कमर्शियल बैंक में जमा होते हैं और फिर वही कमर्शियल बैंक RBI के पास जमा करता है, तो ऐसी स्थिति में बाजार से निकासी तो होगी। सॉरी। कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन बाय रिवर्स रेपो रेट, यानी रिवर्स रेपो दर के माध्यम से मुद्रास्फीति का नियंत्रण। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मुद्रास्फीति का नियंत्रण या मुद्रा संकुचन का नियंत्रण। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से किस तरह से मुद्रास्फीति का नियंत्रण होता है। जैसे कि मुद्रास्फीति में क्या होता है, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो अगर उनके मूल्य को कम कर दिया जाए तो मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। अब मूल्य को कब नियंत्रित कर सकते हैं, मूल्य को कब नीचे लाया जा सकता है, जब मांग कम हो। अब मांग कम होगी, जब मनी सप्लाई कम हो। यानी कि अगर मार्केट से मनी सप्लाई कम कर दिया जाए तो मांग में कमी आ जाएगी, और जब मांग में कमी होगी तो मूल्य में गिरावट आएगी। तो यानी कुल मिला के यहाँ पे हमें ये देखना है कि रिवर्स रेपो दर जो है उसके माध्यम से कैसे मुद्रास्फीति का नियंत्रण किया जा सकता है। यहाँ पे इसको विस्तार समझते हैं। मुद्रास्फीति की स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, RBI क्या करता है, मुद्रास्फीति की स्थिति में RBI क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि कर देता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, हमने पहले ही देखा था कि जब RBI कमर्शियल बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है या उधार लेता है तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो अभी क्या हो रहा है, अब RBI क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि कर देगा। अगर रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होगा तो क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक होते हैं ना वो ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रा RBI के पास जमा करेंगे। क्यों? क्योंकि अब इनको फ़ायदा होगा,
क्योंकि रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया। तो ऐसे में कमर्शियल जो बैंक होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रा आरबीआई के पास जमा करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, कमर्शियल बैंक के पास उधार देने की क्षमता कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब इनके पास पैसे कम होंगे तो इनके पास उधार देने की क्षमता भी कम हो जाएगी। जब इनके पास उधार देने की क्षमता कम हो जाएगी तो क्या होगा, बाजार में मुद्रा की पूर्ति या तरलता में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि ये अब बाजार में मुद्रा की पूर्ति कम करेंगे तो लोगों के पास क्रय शक्ति में भी कमी आ जाएगी। जब लोगों के पास क्रय शक्ति में कमी आ जाएगी तो धीरे धीरे मांग में कमी आएगी। जो यही जब मांग में कमी होती है तो यही वो प्रक्रिया है जब लोग मूल्य में गिरावट करते हैं। तो मांग में कमी आने से मूल्य में गिरावट आती है, और जब मूल्य में गिरावट आती है तो मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाती है। इसी को आगे देखते हैं डिफ्लेशन को। कंट्रोल ऑफ डिफ्लेशन बाई RRR यानी रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट यानी रिवर्स रेपो दर के माध्यम से, रिवर्स रेपो दर के माध्यम से मुद्रा संकुचन का नियंत्रण कैसे किया जाता है, फिर से समझते हैं। मुद्रा संकुचन की स्थिति जब वस्तुओं के दाम में यानी वस्तुओं के मूल्य में गिरावट होती है, यानी मंदी की स्थिति होती है, तो उसे मुद्रा संकुचन कहा जाता है। तो यानी वस्तुओं के मूल्य में गिरावट है, उसे हमें क्या करना है, महंगा करना है, यानी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करना है। तो वृद्धि तभी होगी जब मांग ज़्यादा होगी। जब मांग ज़्यादा तभी होगा जब अधिक से अधिक पैसे होंगे, यानी मनी सप्लाई ज़्यादा होगा। तो ऐसे में क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, मनी सप्लाई को फिर बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, आरबीआई क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट में क्या कर देता है, कमी कर देता है। जब रिवर्स रेपो रेट में कमी हो जाएगी तो कमर्शियल बैंक कभी नहीं चाहेंगे कि आरबीआई के पास पैसा जमा किया जाए, तो आरबीआई के पास पैसा जमा करना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। तो फिर कमर्शियल बैंक क्या करेगा, वो कमर्शियल बैंक फिर बाज़ार में ज़्यादा से ज़्यादा उधार देंगे। जब बाज़ार में ज़्यादा से ज़्यादा उधार देंगे तो बाज़ार में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी, और जब बाज़ार में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी तो लोगों की क्रय शक्ति में भी वृद्धि होगी। अब लोगों के पास क्रय करने की शक्ति में वृद्धि हो गई तो लोग अधिक मांग करेंगे। जब लोगों द्वारा मांग में वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा, मूल्य में वृद्धि होगी, और जब मूल्य में वृद्धि होगी यही वो प्रक्रिया है जिसे मुद्रा संकुचन का नियंत्रण कहा जाता है। यानी जब वस्तुओं के दाम या मूल्य कम थे और हमने क्या किया, हमने नहीं, यहाँ आरबीआई ने किया है। तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने मूल्य में फिर से वृद्धि कर दी, तो ऐसी स्थिति में मुद्रा संकुचन का नियंत्रण हो गया। इसको और समझते हैं आगे। CRR कैश रिजर्व रेशियो क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, इसमें क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो बैंकों का कुल जमा पूंजी का वह निश्चित भाग या अनुपात जो आरबीआई अपने पास रख लेता है, उस भाग या अनुपात को कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। फिर से समझते हैं। कमर्शियल बैंक ये क्या करता है, बैंकों का कुल जमा पूंजी, यानी जैसे एसबीआई है, वहाँ उसके पास कुछ न कुछ पैसे जमा होते हैं। तो अगर बैंक के पास जो भी जमा पूंजी है, क्या करेगा, उसका वह निश्चित भाग यानी उसका कुछ निश्चित भाग या अनुपात क्या होता है, आरबीआई कहता है हमारे पास रखो, यानी आरबीआई अपने पास रख लेता है। तो कमर्शियल बैंक का वह निश्चित भाग या अनुपात जिसे आरबीआई अपने पास रख लेता है, उस भाग या अनुपात को ही कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। यहाँ पे ऐसे समझते हैं, यहाँ पे होता क्या है, कमर्शियल बैंक जो होता है जैसे एसबीआई वगैरह हो गया, सपोज करो कि उसके पास 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ में से अगर मान लो इसने कहा कि आरबीआई ने कहा कि इसका 4% यानी 4% ऑफ 100 करोड़ यानी 4,000 रुपये क्या करना है, कैश रिजर्व रेशियो के रूप में रखना होगा। तो आरबीआई क्या करेगा, इसे रिजर्व के रूप में 4% जमा करेगा। कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रिजर्व रेशियो के रूप में रखेगा। यानी फिर से समझते हैं, कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई वगैरह हो गए, अगर इनके पास मान लो 100 करोड़ है और आरबीआई ने CRR का रेट
4% अगर रखा है तो क्या करेंगे कमर्शियल बैंक 100 करोड़ का 4% आरबीआई के पास रिजर्व के रूप में जमा करके रखेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कमर्शियल बैंक है जो आरबीआई के पास रिजर्व रेशियो यानी कैश रिजर्व रेशियो के रूप में रखेंगे वो केवल नगद के रूप में होना चाहिए। आगे समझते हैं एसएलआर को। तो जैसे यहाँ पे सीआरआर होता है वैसे ही एसएलआर होता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये वैधानिक तरलता अनुपात होता है। तो यहाँ पे समझते हैं सीआरआर क्या होता है। वाणिज्यिक बैंकों को कुल जमा पूंजी का वह भाग या अनुपात जिसे बैंकों को अपने पास रिजर्व के रूप में रखना होता है उसे या उस भाग को या अनुपात को एसएलआर कहते हैं। यहाँ पे इसको और अच्छे समझते हैं। जैसे हमने देखा पहले कि आरबीआई क्या करता है, सीआरआर का एक रेट बताता है एसबीआई को या अदर बैंक को यानी कमर्शियल बैंक को, और वो दर जो सीआरआर का दर होता है उसे बैंक को अपने पास कैश आरबीआई अपने पास कैश के रूप में जमा कर लेता है। लेकिन यहाँ आरबीआई क्या कह रहा है कि आपको कुछ पैसे तो अपने पास रखने होंगे, वो 20% या कुछ भी हो सकता है, इट डजंट मैटर। तो आरबीआई क्या करता है कमर्शियल बैंक को एसएलआर के रूप में कुछ रिजर्व अपने पास रखने के लिए कहता है। यानी वाणिज्यिक बैंकों को कुल जमा का, यहाँ सपोज करो यदि वाणिज्यिक बैंकों को कुल जमा राशि का 20% अपने पास रिजर्व के रूप में रखना होगा। इसको ऐसे समझते हैं जैसे एसएलआर की स्थिति है तो उसमें क्या होगा, कमर्शियल बैंक के पास मान लो 100 करोड़ है तो उसका 20% अगर एसएलआर रखा गया है तो 20% कितना होगा, 20 करोड़ होगा। इस 20 करोड़ को कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होगा। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आरबीआई के पास जमा करना होता था, और यहाँ पे क्या है कमर्शियल बैंक को स्वयं अपने पास रखना होगा। यानी सीआरआर वो स्थिति है जिस स्थिति में कमर्शियल बैंक रिजर्व के रूप में कुछ आरबीआई के पास में जमा करते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कमर्शियल बैंक स्वयं अपने पास रखते हैं। वो या तो सोना के रूप में भी हो सकता है, नगद के रूप में भी हो सकता है, और सरकारी प्रतिभूति के रूप में हो सकता है। सरकारी प्रतिभूति क्या है आगे समझते हैं। तो प्रश्न उठता है कि सीआरआर या एसएलआर क्या या क्यों, तो इसको समझते हैं। देखो आपातकाल के समय में क्या होता है, कई बार क्या होता है बैंकों के पास अगर मुद्रा खत्म हो जाती है और मांग में अचानक वृद्धि हो जाती है, लोग बैंकों से लोन या अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं। अगर इस स्थिति में बैंक के पास पैसे नहीं होते तो एक अराजकता का माहौल बन जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि सीआरआर या एसएलआर के रूप में जो रिजर्व होता है उसी रिजर्व से बैंक वापस उन व्यक्तियों को जिनसे पैसा लिया गया होता है उन्हें वापस दे देते हैं। या दूसरी भी स्थिति हो सकती है कि कभी कभी बैंक का दिवाला निकल जाता है, तो ऐसी स्थिति में बैंक के पास जो पैसे होते हैं या रिजर्व होते हैं उन रिजर्व के माध्यम से वो कुछ पैसे वापस कर देते हैं। यहाँ समझते हैं सीआरआर या एसएलआर क्यों, तो आपातकाल में इसका प्रयोग होता है। दूसरा क्वेश्चन था कि सरकारी प्रतिभूति क्या है। तो सरकारी प्रतिभूति कुछ नहीं, ये भी एक लोन का जरिया होता है जो सरकार बाजार से लेती है। यहाँ समझते हैं सरकार द्वारा जारी किया जाता है। सरकारी प्रतिभूति सरकार द्वारा जारी किया जाता है। सरकार जो है ये बाजार से कुछ पैसे लेती है लोन के रूप में, जैसे बॉन्ड वगैरह होते हैं। तो उसके बाद सरकार क्या करेगी, फिर एक कागज पत्र जारी करेगी जिसे सरकारी प्रतिभूति कहा जाता है। कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन बाय सीआरआर एसएलआर, यानी सीआरआर और एसएलआर के माध्यम से किस तरह से इन्फ्लेशन में कंट्रोल किया जाता है, इसे समझते हैं। मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है, आरबीआई सीआरआर तथा एसएलआर में वृद्धि कर देता है। फिर से समझते हैं,
मुद्रास्फीति की स्थिति में आरबीआई जो होता है सीआरआर या एसएलआर में वृद्धि कर देता है। सीआरआर और एसएलआर में वृद्धि करने से क्या होगा, अब बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व के रूप में अपने पास रखना होगा, यानी कम से कम कैश को मार्केट में देने होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वाणिज्यिक बैंकों की उधार देने की क्षमता कम हो जाएगी और बाजार में मुद्रा पूर्ति यानी तरलता में कमी आएगी। बाजार में कम से कम पैसे हो जाएंगे। जब बाजार में पैसे कम होंगे तो लोगों की क्रय शक्ति में भी कमी आएगी। अब जब लोगों की क्रय शक्ति में कमी आएगी तो लोग मांग भी कम करेंगे और मांग जब कम करेंगे तो क्या होगा, कीमत में कमी आएगी और जब कीमत में कमी आएगी तो मुद्रास्फीति का नियंत्रण हो गया। क्यों? क्योंकि मुद्रास्फीति की स्थिति में मूल्यों में वृद्धि होती है, तो मूल्यों के वृद्धि को कम करना ही मुद्रास्फीति का नियंत्रण होता है। यानी वाणिज्यिक बैंक क्या करते हैं, उधार देने की क्षमता कम, वाणिज्यिक बैंकों के पास जब उधार देने की क्षमता कम हो जाती है तो बाजार में मुद्रा की पूर्ति या तरलता कम हो जाती है, तो लोगों के पास क्रय करने की शक्ति कम हो जाती है, तो मांग में कमी आ जाती है। मांग में कमी होती है तो कीमत में कमी आ जाती है और जब कीमत में कमी आ जाती है तो ऐसी स्थिति को मुद्रास्फीति का नियंत्रण कहा जाता है। दूसरी चीज हमने देखा था कंट्रोल ऑफ डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन। अब देखते हैं डिफ्लेशन। तो कंट्रोल ऑफ डिफ्लेशन बाय सीआरआर एसएलआर। फिर से डिफ्लेशन की स्थिति क्या होता है, मंदी की स्थिति, यानी जब वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में गिरावट आती है। अब मूल्य, किसी के मूल्य में गिरावट तभी आती है जब मांग कम होती है। अब मांग कब कम होती है, जब मनी सप्लाई कम होता है, यानी मार्केट में कम से कम मनी होती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, मनी को ऊपर उठाएंगे, यानी मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा करेंगे। मनी सप्लाई ज़्यादा करने का तरीका क्या है, यहाँ सीआरआर और एसएलआर के माध्यम से, हम सीआरआर तथा एसएलआर के माध्यम से मुद्रा संकुचन का नियंत्रण किस तरह किया जाएगा। इसमें आरबीआई जो होता है वो सीआरआर या एसएलआर में कमी कर देता है, यानी अब बैंकों को कम से कम रिजर्व के रूप में रखना होगा। जब रिजर्व के रूप में कम से कम रखना होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को मार्केट में लोन के रूप में दे सकते हैं, यानी बैंकों के पास उधार देने की क्षमता बढ़ जाएगी। जब बैंकों के पास उधार देने की क्षमता में वृद्धि होगी तो बाजार में मुद्रा की पूर्ति या तरलता में वृद्धि होगी, यानी बाजार में अधिक से अधिक मुद्रा जाएगी और जब बाजार में अधिक से अधिक मुद्रा जाएगी तो लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगा। जब लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगा तो लोगों की मांग में भी तो वृद्धि होगा। जब लोगों की मांग में वृद्धि होगा तो कीमत में वृद्धि होगा, क्योंकि अब डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई वही है, तो डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई अगर वही सीमित है तो कीमत में वृद्धि होगी और कीमत में फिर से वृद्धि हो गई तो मुद्रा संकुचन नियंत्रित हो जाएगी, मुद्रा संकुचन नियंत्रण हो जाएगा। अब आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। हम